नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। लोक भवन में सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट बैठक। सीएम की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन मंजूरी संभव है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में धान खरीद नीति को मंजूरी संभव है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में यह बैठक बुलाई गई है। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी और कई ऐसे प्रस्ताव है जिसपे मुहर लग सकती है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे और सीएम योगी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी मिल सकती है इस बैठक में। वर्तमान वित्तीय वर्ष में धान खरीद नीति को मंजूरी मिलना संभव है। किसानों के लिए कई निर्णय यहाँ पे लिए जा सकते हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपी में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा संभव है और कई मुद्दों पर, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। दंतेवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में दंतेवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। अब चुनावी बिगुल बजना शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में हो रहा है विधानसभा चुनाव और ऐसे में अमित शाह जो है परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ से करने वाले हैं। इससे पहले भी आरोप पत्र उनकी तरफ से ही छत्तीसगढ़ में जारी किया गया था। तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनको कमान सौंप दी गई है। जहां जहां राज्य में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव है, तो कुछ राज्यों में इस वक्त बता दें कि तैयारी शुरू हो चुकी है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भी अब मोर्चे पर तैनात तमाम मंत्री नजर आ रही हैं। अमित शाह को खासकर छत्तीसगढ़ की कमान दी गई है और इसीलिए एक के बाद एक दौरा उनका यहाँ हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि आज भी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश दौरा आज है। आज और कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। मनाली, कुल्लू, शिमला, सोलन जिलों का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे। इस दौरान प्रदेश की जनता से मुलाकात करेंगी। आपदा से पैदा हुई परेशानियां साझा करेंगी प्रियंका गांधी। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने वाली है प्रियंका गांधी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगी और यहाँ पे जो पुनर्निर्माण कार्य हुए उसका भी जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा। मनाली, कुल्लू, शिमला, सोलन जिलों का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन उनकी तरफ से किया जाएगा। पिछले दिनों जिस तरीके से तबाही मची थी हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद से अब प्रियंका गांधी का ये पहला दौरा माना जा रहा है और इसके बाद पुनर्निर्माण कार्य जो भी चल रहे हैं और जिस परिवार को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है, उनके घरों में तबाही का मंजर हुआ है और उनकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे उठानी पड़ रही है प्राकृतिक के कारण, उसको लेकर वहाँ पे बातचीत भी उनकी तरफ से की जाएगी और कहा यह जा रहा है कि पुनर्निर्माण कार्य जल्दी हो जाए, इसके लिए उनकी तरफ से दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज भी बिजली गिरने के साथ बारिश का अलर्ट है। गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीतापुर, बाराबंकी, बलरामपुर, बस्ती, हरदोई में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या में भी येलो अलर्ट है। इटावा, औरैया और बरेली में भी बारिश का येलो अलर्ट है। 24 घंटे में बाराबंकी में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो आज भी बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है, बारिश भी हो सकती है और पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरा लखनऊ जो है वो पानी में डूबा हुआ है। लखनऊ की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं और बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में तो
स्कूल ही बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ में भी यही हालत नजर आ रही है इस वक्त। तो लखनऊ समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पे रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो कुछ जिलों को येलो जोन में रखा गया है। सीतापुर, बाराबंकी, बलरामपुर, बस्ती, हरदोई में भी अलर्ट जारी किया गया है। गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर जिले में अगर बात की जाए तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तमाम ऐसे जिले जहां पे रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट तीनों अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। जिलों को 3 जोन में बांटा गया है और ऐसे में कहा यह गया है कि जब जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। 24 घंटे की बात की जाए तो बाराबंकी में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो 24 घंटे में बाराबंकी में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 3 ऐसे जोन हैं जिसमें बांट दिए गए हैं पूरे यूपी को। बता दें कि इस वक्त लखनऊ में सबसे ज्यादा जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। नगर निगम का काम यहां पे नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण जनता काफी ज्यादा परेशान है। जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और दौसा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। दरअसल जनरल वीके सिंह से पीओके के शिया मुस्लिमों की ओर से भारत का रास्ता खोलने की मांग को लेकर सवाल किया गया था, उस पर उन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने सोमवार को कहा है कि चीनी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 1 इंच भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है। वहीं इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि लगातार ये बात होती रही है कि चीन ने भारत की सीमा में अतिक्रमण कर जमीन हथियाई है। उपराज्यपाल किस आधार पर ये कह रहे हैं, ये हमारे समझ के बाहर है, लेकिन लगातार ये खबरें आती है और आजकल तो सैटेलाइट से सब कुछ दिखता है। देखिए, अब चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ न कुछ तो बोलना ही है। मुझे क्यों दूसरी सीट की तलाश होगी? पाटन की जनता ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है और अब भी पार्टी टिकट देगी तो मैं पाटन से ही लड़ूंगा। लद्दाख के जो गवर्नर है उनका कहना है कि चीन की एक भी इंच की जो है जमीन को है उसको और नहीं हथियाया है भारत। तो इस पर क्या कहेंगे लद्दाख के बीडी शर्मा गवर्नर? लगातार ये बात उठती रही है कि चीन है वो भारत की सीमा में अतिक्रमण करके जमीन हथियाए हैं। अब राज्यपाल किस आधार पर कर रहे हैं ये तो समझ के बाहर है, लेकिन लगातार ये खबरें आती है और आजकल तो सैटेलाइट से सब कुछ दिखता है भाई। गूगल सब कुछ जानकारी दे देती है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार की जो घटनाएं सीमा पर छेड़छाड़ हो रही है वो गलत है। थैंक यू। और राजधानी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर राज्य वन शहीद स्मारक एवं चंदनपुरा नगर वन का लोकार्पण किया। शिवराज सिंह ने कहा है कि अब तक वनों की रक्षा करते हुए शहीदों ने जान गंवाई है और उनको जो राशि दी जा रही है उसको बढ़ाकर 25 लाख अब उनको दिया जाएगा। आज उन परिवारों को मैं प्रणाम करता हूं जिनका हम लोगों ने मिलकर स्वागत किया, उन्हें कुर्बानी दी है वन्य प्राणियों की और वनों की रक्षा करते हुए। मैं उन सब परिवारों के प्रति प्रदेश की जनता की ओर से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता हूं। और जैसा विजय साहब जी कह रहे थे, कभी शहीद को 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है, उसको बढ़ा के भगवान न करे या आपको कभी न देना पड़े। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, लेकिन मजबूरी में कभी देना पड़े वो 25 लाख रुपया बढ़ा के दी जाएगी सम्मान निधि। वर्दी और आहार भत्ता के बारे में जो बात उन्होंने कही है उसको भी मैं स्वीकार करता हूं, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। और एक बार कुछ चुने हुए बन के रखवाले मित्रों के साथ मैं एक बैठक करूंगा, जिसमें महावत वन रक्षक से लेकर
संख्या बड़ी ना होने के एक एक दो दो तीन तीन प्रतिनिधि उनके हो, वो सारे प्रतिनिधि बुला के सीएम हाउस में बुलाएंगे, हम चर्चा करके और भी समस्या होगी तो उसका निवारण भी हम करेंगे। मैं वन विभाग के साथियों का अत्यंत आदर करता हूं, विशेषकर जब जंगलों में हम देखते हैं हफ्ते 15 दिन घोर गहरे जंगल में हाथ में डंडा लेके पैदल गश्त करते हैं, कहीं शेर का खतरा, कहीं रीछ का खतरा, कहीं और किसी बड़े प्राणी का खतरा, तो भी खतरा उठाकर वन बचाने का काम करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। महावत और कटर जैसे लोग भी जो अल्प वेतन पर काम करते हैं, उनकी चिंता भी हमको करनी चाहिए और इसलिए एक बार उनसे संवाद हम जरूर करेंगे ताकि कुछ और समस्याओं की जिंदगी में हो तो उन समस्याओं का भी समाधान किया जा सके। जो अल्प वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारी है, उनके कल्याण की भी रूपरेखा हम बैठकर बनाएंगे ताकि उनकी जिंदगी में भी सवेरा हो सके और उनका जीवन सुखी बन सके। राहुल गांधी इन दिनों विदेश दौरे पर जहां वो बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल पर वार करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी वैश्विक भारत मंच पर चमकता है तो कुछ पार्टियां बेचैन हो जाती है। कुछ लोगों की मानसिकता खुद को सुधारने के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने में होती है। देखिए, कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटी करने की मानसिकता होती है। जिस भारत ने सफलतापूर्वक, और मैं कहूंगा ऐतिहासिक रूप से सफलतापूर्वक G20 का आयोजन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संभव किया, पूरे विश्व के नेताओं ने, चाहे राष्ट्रपतियों हों, प्रधानमंत्री हों, भारत दर्शन किया और भारत की आर्थिक एवं आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति, मूल्यों की शक्ति, सिद्धांतों की शक्ति का अनुभव किया। राजघाट में जाकर बापू महात्मा को विश्व के G20 के देशों के नेतृत्व ने विनम्र पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की, और जिस G20 जो भारत में आयोजित हुई वहां दिल्ली की डिक्लेरेशन संभव हो पाई। जिस दिल्ली डिक्लेरेशन में केवल भारत के समक्ष चुनौतियां नहीं, ग्लोबल साउथ के समक्ष चुनौतियां नहीं, लेकिन विश्व के सामने चुनौतियों को उल्लेख पूरे विश्व के नेताओं ने किया। और जिस G20 में भारत से खाड़ी देशों से यूरोप तक एक नया अधोसंरचना और व्यापार का चैनल की नींव रखने की एक ऐतिहासिक घोषणा की गई, उस सफलतापूर्वक आयोजित G20 से जलन कुछ छोटी मानसिकता के दलों की हुई है। और ये सोच और ये विचारधारा रखना और दोबारा विदेश में जाकर भारत माता की आलोचना करना, मैं मानता हूं कि आज देश की जनता पूर्ण रूप से ऐसे नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है, पहचान चुकी है, और उनको आने वाले दिनों में पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, लेकिन तीसरी बार भी
सबक सिखाने के लिए पूर्ण रूप से आतुर रही। चलिए। और सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणियों के बाद सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। जब बीजेपी के नेता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वालों को सबक सिखाने की बात कही, ऐसा उग्र भाषण दिया है कि पूछो मत। बोलो, जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएगी और जीभ खींच ली जाएगी। जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। इस देश में कितने आक्रांत आए भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को और सनातन धर्म को पत्तलित करने के लिए कितने आक्रांता देश में आए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, बाद में उनके बाद में जो है यवन आए, पठान आए, गौरी आए, गजनी आए, मुगल आए और उसके बाद में गुलाम आए और कासिम आए और उन सब के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद में अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ इस सनातन को मिटाने के लिए। औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बात। और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। ऐसा ही इंदौर में संभागीय जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने सोमवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खरगोन पहुंचे। सावंत ने यात्रा के रथ पर सवार होकर रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सनातन पर लगातार किए जा रहे हमलों को लेकर कहा कि इंडिया अलायंस का उद्देश्य सनातन धर्म का अपमान करना है। आज फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ के डबल इंजन सरकार लाने के लिए मैं मध्य प्रदेश की सभी जनता को आह्वान करता हूँ। इस जन आशीर्वाद की यात्रा में फिर एक बार मध्य प्रदेश के विकास के लिए आपने डबल इंजन की सरकार यहाँ लाने के डेफिनेटली आप लोग लाएंगे, ये मैं सूचित कर देता हूँ। कुछ पार्टियां अपना नाम बदल के, जैसे कि यूपीए का इंडिया कर रहे हैं, यानी नाम बदल से नीति नहीं बदलती, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। आप लोगों को जो लास्ट यानी यूपीए गवर्नमेंट में थे वही लोग आज इंडिया में हैं। इन सभी लोगों को सभी जानते हैं। 2007 से 14 तक पूरे देश भर में इन लोगों ने क्या किया है, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार थी वहाँ पे क्या क्या किया है वो सभी लोग जानते हैं। और खास करके मुझे लगता है ये INDIA इनका जो यानी पूरा प्रोग्राम जो है इस सनातन धर्म पर टीकात्मक बोलना, मैं वो बोलना भी नहीं चाहता हूँ। यानी सनातन हिंदू धर्म को जिस तरह से उन्होंने अपशब्द यूज किया, मैं मेरी वाणी से वो अपशब्द भी बोलना नहीं चाहता हूँ। वो हर एक हिंदू धर्म का अपमान है और वही मुझे लगता है कि उनकी नीति है। मऊ जिले के घोसी उपचुनाव में मिली हार की वजह पर मंथन करने के साथ भाजपा चुनाव बाद पार्टी को लेकर बड़े बिगड़े माहौल को सुधारने में जुट गई है। भाजपा ने उपचुनाव बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय पर एक बैठक की, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर विमर्श किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। घोसी उपचुनाव में मिली हार की वजह पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मंथन किया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हार के कारणों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया।
बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। बैठक में बूथवार परिणाम के आधार पर घोसी के जातीय समीकरण पर बात हुई है। किस जाति का कितना वोट मिला और किस जाति का वोट अपने पक्ष में नहीं आया, इस पर भी मंथन किया गया। साथ ही हार से बिगड़े माहौल को दुरुस्त करने पर सुझाव दिए गए हैं। बैठक में दारा सिंह चौहान ने राजनीतिक भविष्य पर भी चर्चा हुई कि आगे उनका कहां बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े की तैयारी पर भी चर्चा हुई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वीकार किया कि चुनाव के दौरान पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह के खिलाफ लोगों की नाराजगी की जानकारी थी, उसे दूर करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन नतीजों से लगता है कि नाराजगी दूर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार के कारणों की पड़ताल के लिए जल्दी एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी घोसी जाकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से बात कर हार के कारणों की पड़ताल करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने घोसी उपचुनाव में हार के कारणों से जुड़े एक सवाल पर कहा कि पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के खिलाफ कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि इससे जानकारी पार्टी को थी और उसे हम लोगों ने दूर करने का संभव प्रयास भी किया, लेकिन चुनाव नतीजों से लगता है कि उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पाए। अब देखना होगा क्या बीजेपी 24 के चुनाव को लेकर जनता को मना पाती है या फिर जनता 24 में इंडिया गठबंधन का साथ देगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जमीनी तैयारी चुनाव को लेकर पुख्ता करना चाहती है, जिसको लेकर बाकी दलों से भी 2 कदम आगे चलते हुए लोकसभा चुनाव के लिए 5 लोकसभा सीटों की बैठक करने में अब जुटी हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ पार्टी के मंडल अध्यक्ष और लोकसभा के पदाधिकारी भी इन बैठकों में शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव के परिणामों से उत्साहित है। बीजेपी इसी उत्साह को अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि पार्टी का कार्यकर्ता दुगने उत्साह के साथ चुनावी कार्यक्रमों के साथ धरातल पर भी उतर सके और जनता को पार्टी के साथ लामबंद कर सके। बीजेपी का प्रदेश संगठन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हाईकमान से मिले कार्यक्रमों को लेकर मंगलवार से प्रदेश भर में चरणबद्ध बैठकें शुरू करने जा रहा है, जिसमें पहली बैठक मंगलवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में टिहरी लोकसभा की होगी। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से बैठकों की शुरुआत की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी दल अभी भी आपसी द्वंद और गुटबाजी में उलझे हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का रण अब रोमांचकारी होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव आते देख संभावित प्रत्याशी भी अपने दल और बाहर दोनों जगह पर सेटिंग गेटिंग और जनाधार बढ़ाने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी का कहना है कि बीजेपी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, जिसमें अब लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है और 5 सीटों पर विपक्ष को क्लीन स्वीप किया जाएगा, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों पर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में लग जाती है और कल से हमारी लोकसभा स्तरीय बैठकें हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की दृष्टिगत साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिका और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आगामी माह में चलने वाले कार्यक्रमों का स्वरूप तय करेंगे। कल प्रातः 9:30 बजे पहले लोकसभा के सांसद, हमारे जो राज्यसभा के सांसद जिन्हें जो जिला अडॉप्ट किया है उस जिले के सांसद, हमारे प्रदेश के लोकसभा के पदाधिकारी जो उस लोकसभा रहते हैं और सारे विधायकों की बैठक हमारी कल से रहेगी और पूरी लोकसभा के मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष, जिलों के मोर्चों के प्रभारियों के साथ बैठकर हम कार्यक्रम रचना बनाएंगे। कल ये बैठक प्रातः प्रथम चरण में तो सांसद विधायक की बैठक होगी और द्वितीय चरण में हमारे संगठनात्मक की पूरा सत्र चलेगा। 4 साढ़े 4 बजे तक का पूरे दिन का ये बैठक है। हमारी तैयारियां भी चल रही हैं, हम लगातार बैठक अभी हैदराबाद।
तो तमाम राज्यों में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब तमाम राज्यों में बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।